हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू माइंड एंड ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 3, NCERT solutions of your first chapter, that is Indian economy on the eve of independence. ओके, इसके पहले हमने अपने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, उसमें हमने अपने 7th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे विद आवर पार्ट 3, जिसमें कि हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विद क्वेश्चन नंबर 8। Critically appraise some of the shortfalls of the industrial policy pursued by the British colonial administration. क्या बताना है हमें, क्या करना है स्टूडेंट्स? क्रिटिकली अप्रेस करना है जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने परफॉर्म की थी, ओके, इंडिया में, वो हमें बताना है। क्रिटिकली अप्रेस करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रिटिकली अप्रेस करने का मतलब होता है कि आप एकदम सही जो है ऑब्जर्वेशन बताओ, जो चीज़ गलत है वो उसे गलत ही बताओगे कि यहाँ पर शॉर्टफॉल थे, ठीक है। क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आपको गलत चीज़ें बतानी है, उसमें हमें सही चीज़ें भी बतानी होती है कि क्या क्या पर्टिकुलर, अगर कोई भी एक पॉलिसी आई तो उसका इफेक्ट एक्चुअल में कैसा हुआ हमारी इकोनॉमी पर, या जिसके लिए वो पॉलिसी आई थी उन पर उसका एक्चुअल इफेक्ट कैसा हुआ, ठीक है। कोई भी काइंड ऑफ यहाँ पर मिक्सअप नहीं होता है। क्रिटिकल अप्रेज करने का क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि जो जैसा है वैसे आप एकदम सही ऑब्जर्वेशंस या कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें क्रिटिकली अप्रेस करना है क्या? शॉर्टफॉल्स। तो हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्टफॉल्स पे ध्यान देंगे। हम उसके, अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि ब्रिट कॉलोनियल गवर्नमेंट लेकर आई थी, अगर उसके कारण कुछ अच्छा हुआ होगा तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्टफॉल्स बताने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से हमारी इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए, या इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चीज़ें डिसएडवांटेजेस थी। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो क्या शॉर्टफॉल थे स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स के आने से हमारी इंडस्ट्रीज पर क्या इफेक्ट पड़ा। हम यही अगर बता देना तो बस वही चीज़ हो जाएगी कि आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की थी उसके कारण ये सब कुछ हुआ। जो भी इफेक्ट हुआ आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, वो लिंक तो वहीं से था कि जो पॉलिसीज फ्रेम की थी वो सही नहीं थी, राइट। तो जो भी आपके, हम बोल सकते हैं कि जो भी शॉर्टफॉल्स थे वो सारे लिख दो। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि हमें ये नहीं पता कौन सी पॉलिसी थी, हम क्या लिखने वाले, बिकॉज पॉलिसी पर ध्यान मत दो। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला कि आप बताओ कौन सी पॉलिसी के कारण क्या हुआ, ये चीज़ नहीं बोला। सिर्फ इतना बोला कि उनकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज उन्होंने अडॉप्ट की थी उसकी वजह से क्या क्या शॉर्टफॉल आए। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी परसुएड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन हैज द फॉलोइंग शॉर्टफॉल्स। फर्स्ट वन क्या हो गया स्टूडेंट्स? नेग्लेक्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉपुलर, फेमस, वेल नोन इंडस्ट्री थी पूरे वर्ल्ड में, राइट। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो थे हमारी कंट्री के, वो हर एक, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो उनमें शॉर्टफॉल आया, उनकी जो हम बोल सकते हैं कि उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, ये एक गलत चीज़ की ब्रिटिशर्स ने। अगर ब्रिटिशर्स जो थे वो अगर हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर ध्यान देते, अगर वो एक्चुअल में सोचते कि इसे अप्रेस करना है हमें, या इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को और बड़ा बनाना है, तो वो इस पर ध्यान ज़रूर देते, राइट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स? अल्टीमेटली हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी बिकॉज ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से, ओके। वो उसका एक मेन रीज़न था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। एंड आई होप कि मैं जो ये पर्टिकुलर टर्म्स बोल रही हूँ ये आपके लिए न्यू नहीं है। अब देखो, मैं हर एक टाइम जब ये पर्टिकुलर टर्म्स को यूज़ करूँ तो मैं हर एक टाइम पर उसे एक्सप्लेन
नहीं कर सकती, बिकॉज मैं इसे ऑलरेडी 3 से 4 बार समझा चुकी हूँ अलग अलग लेक्चर्स में जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड था। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग इन वर्ड्स से बहुत ही थोरो हैं, आप लोगों को पता है कि ये सब कुछ क्या था। ओके, तो ये एक बहुत ही हम बोल सकते हैं बड़ा शॉर्टफॉल था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर ध्यान नहीं दिया। ओके, बिकॉज अगर वो ध्यान देते तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा शॉर्टफॉल हो गया। The British followed a discriminatory tariff policy under which they imposed heavy tariffs, that is export duties, on India's export of handicraft products while allowed a free export of India's raw material to Britain and free import of British products टू इंडिया। अब देखो ये इतनी ये 4 लाइंस में जो पर्टिकुलर लिखा हुआ है वो क्या बता रहा है आपको, डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी की डेफिनेशन दे रहा है कि डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी क्या थी। ओके, सो ये क्या थी स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हेवी चार्जेस, हेवी ड्यूटी चार्ज करते थे अगर इंडिया से कोई भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट या फिर मैं बोलूँ कि फिनिश गुड्स अगर एक्सपोर्ट हुए हैं तो। लेकिन अगर इंडिया से आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो टैक्स फ्री था, और इंडिया में ब्रिटेन से अगर फिनिश गुड्स आ रहे हैं तो वो टैक्स फ्री था। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पॉलिसी की वजह से, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन होने लगी थी। बिकॉज अब जो भी प्रोड्यूसर्स थे वो लोग एक्सपोर्ट करना नहीं चाह रहे थे उनके प्रोडक्ट्स, रीज़न बीइंग कि अगर उन्होंने एक्सपोर्ट किया तो उन्हें बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस या हाई टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, तो वो उसके कारण वो बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते, इसलिए वो ये जो है डिस्करेज कर रहे थे अपने आप को एक्सपोर्ट करने से, और इसकी वजह से क्या होता गया कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन होते गई। ठीक है, This made Indian exports costlier and its international demand fell drastically, leading to the collapse of handicraft industries. Okay? अब जब ऑब्वियसली चीज़ है, अगर इंडियंस को टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो जो आपकी प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो जिसके पास में वो प्रोडक्ट जा रहा था, अगर एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो जिसके पास में वो जा रहा था वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर जा रहा था, और कोई भी हाई प्राइस पर जो है परचेज करना नहीं चाहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों को भी पता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि डिमांड तब इंक्रीज होती है जब प्राइजेस डिक्रीज होते हैं। तो अगर प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका उल्टा इफेक्ट क्या होगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएंगी। तो अगर हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है या हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे उनके अगर प्राइजेस इंक्रीज हो रहे होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उनकी डिमांड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, और वही चीज़ हो रही थी। एक तो भाई यहाँ से जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें पहले तो हेवी ड्यूटीज़ पे करनी पड़े, उसके बाद में उन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड ना बचे फॉरेन मार्केट में, तो इसकी वजह से इन दोनों को मिलाकर क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा लॉस होता जा रहा था। तो इसके लिए क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। Also, Indian handicrafts faced a stiff competition from machine-made textiles of Britain. अब ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि एक मशीन मेड प्रोडक्ट और एक हैंडमेड प्रोडक्ट में बहुत डिफरेंस होता है। तो ब्रिटेन से आते थे मशीन मेड प्रोडक्ट, तो मशीन मेड प्रोडक्ट के कंपैरिजन में हैंडमेड प्रोडक्ट्स को कोई भी प्रेफर नहीं करता था, और ये जो है इसने भी एक कंपटीशन बढ़ा दिया, और कंपटीशन बढ़ा के अल्टीमेटली हुआ यही कि जो हैंडमेड प्रोडक्ट था, दैट मीन्स जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे उन्हें कोई भी नहीं यूज़ करना चाहता था, नहीं कंज्यूम करना चाहता था, एंड जो ब्रिटेन मेड थे वो कंज्यूम कर रहे थे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी। तो जो हैंडीक्राफ्ट्स थे या हम बोल सकते हैं जो फाइनल गुड्स थे, उनकी जो डिमांड है वो डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट दोनों में डिक्रीज हो गई थी। ओके, The emergence of a new section of people who liked the British goods more in comparison to the domestic goods encouraged British industries at the cost of Indian industries. ठीक है,
अब ऑब्वियस सी चीज़ है, कंज्यूमर तो उस चीज़ से अट्रैक्ट होता है जो चीप मिले और उसमें ज़्यादा अच्छे फीचर्स हो। तो ये जो कंज्यूमर्स थे, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स थे, जो कि ब्रिटिश या फिर आई शुड से ब्रिटेन गुड्स जो लोग प्रेफर कर रहे थे, वो क्या हुआ, ये जो शिफ्टिंग हुई इंडियन गुड्स से ब्रिटेन गुड्स पर, उसके कारण क्या हुआ कि जो ब्रिटेन इंडस्ट्रीज थी, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी, वो तो ग्रो करने लगी, लेकिन जो हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज थी उस पर उसका नेगेटिव इफेक्ट हुआ। ओके, दिस लेड टू द डिक्लाइनिंग डिमांड फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स एंड एनकरेज दी फॉरेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जो ब्रिटेन से गुड्स आ रहे थे वो क्या थे, फॉरेन प्रोडक्ट्स ही थे, तो उनकी डिमांड बढ़ गई और जो हमारी इंडियन प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड हो गई डिक्रीज। ठीक है, तो ये आई होप कि ये वाला जो पॉइंट है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को नेग्लेक्ट किया गया बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने ऐसी पॉलिसीज फ्रेम की जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट खत्म ही हो गया था, या फिर मैं बोलूँ बहुत ही ज़्यादा प्रपोर्शन में डिक्लाइन हो चुका था। ओके, सो आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज ग्रो कब करेगी, जब उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट करोगे तभी तो न्यू टेक्नोलॉजीज को कोई अडॉप्ट करेगा। ओके, न्यू मशीनरीज आएंगी, कुछ और ग्रो करने का सोचा जाएगा। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तब तक कोई भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इंडस्ट्री ग्रो कब करेगी, जब उसमें हो इन्वेस्टमेंट। अब क्या हो रहा है, अब ये चीज़ हो गई कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ है उनमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा कमी थी एंड ब्रिटिशर्स जो हैं वो उसमें इंडियन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर नहीं रहे थे, तो इसकी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो ग्रो नहीं कर पा रही थी। ओके, और इन्वेस्ट नहीं करने का रीज़न क्या था, बिकॉज ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे कि इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रो करे। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस जो हैं वो ब्रिटेन गुड्स पर डिपेंडेंट रहें, वो ब्रिटेन पर पूरे डिपेंडेंट रहे हर एक वे से, तो उन्होंने कभी भी ये स्टेप्स नहीं लिए कि इंडियन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि वो ग्रो करे। ओके, so the modern industries in India demanded investment in capital goods that were beyond the means of Indian investor। इंडिया के पास में तो इतना पैसा था ही नहीं कि वो इन्वेस्ट कर सके। ब्रिटेन मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे अगर वो कर देते तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेती और उससे काफ़ी ग्रो कर लेती, लेकिन ब्रिटिशर्स ने भी ऐसा नहीं किया और इंडियन इन्वेस्टर्स के पास में तो वैसे भी इतने पैसे थे ही नहीं। ओके, तो ये जो इन्वेस्टमेंट की कमी थी इसके कारण भी क्या हुआ, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो डिक्लाइन हो गई। On the other hand, British government was least interested in investing in Indian industries. Okay, thus due to lack of sufficient investment, the growth of Indian industries was acutely constrained. ठीक है, सो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एंड ये कुछ हमारे हम बोल सकते हैं कि पूरा एक समराइज्ड 2 पॉइंट्स थे जिसमें हम लोगों ने बताया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी उसकी वजह से हमारी खुद की जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी उन पर क्या नेगेटिव इफेक्ट हुआ एंड आई होप कि आपको क्लियर भी होगा कि क्या नेगेटिव इफेक्ट हुआ एंड कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। ओके, तो फिर चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है हमें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। हम क्या समझते हैं इस पर्टिकुलर टर्म से, द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, सिर्फ उसके नाम से क्या समझ में आ रहा है कि जो इंडिया की वेल्थ है उसमें क्या आना, डिक्लाइन आना। ठीक है, तो ये हम क्यों बोलते हैं कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पर ये हुआ था। ठीक है, तो आई होप कि आंसर तो आप लोगों को भी पता है, इसका एक सिस्टमैटिक मैनर में भी आंसर देख लेते हैं हम कि क्या है। ठीक है, सो दादा भाई नारोजी एडवोकेटेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इन द 19th सेंचुरी।
अब देखो ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है स्टूडेंट्स, ये कहाँ, ये कौन सी ये एक थ्योरी थी जो कि किसने दी, दादा भाई नारोजी ने। कौन से ईयर में दी स्टूडेंट्स, मतलब कि कब दी, कौन सी सेंचुरी में, तो दैट वाज इन 19th century। The colonial period was marked by the exploitation of Indian resources. The sole motive of Britain to conquer India was to own a perennial source of cheap raw materials to feed its own industrial base in Britain। ठीक है, अब हमें पता है कि जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई तो हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, सारे ओके, मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज थे वो बहुत एक्सप्लॉइट किए गए। एक्सप्लॉइट किए गए इसका मतलब क्या, उनका ओवर यूज हुआ, ओके, उनका सही वे में यूज नहीं किया गया, एंड बस मतलब वो ऐसे यूज किया गया कि बस वही यूज करते रहे, हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, तो अब ये जो रिसोर्सेज थे स्टूडेंट्स, वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट क्यों करते थे, बिकॉज वो उन्हें चाहिए होता था रॉ मटेरियल उनकी इंडस्ट्रीज के लिए, बस उन्हें उनकी इकोनॉमी ग्रो करना था, इसलिए वो ये डिफरेंट जो हैं पॉलिसीज़ लेकर आते थे, डिफरेंट जो है उनका वर्किंग चलती थी, जिससे कि हमारी इकोनॉमी से तो उनको कोई मतलब ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उनको उनकी इकोनॉमी से मतलब था, तो ऐसी पॉलिसीज़ फ्रेम करते थे जो कि उनके लिए प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें पता है कि वो जो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए गए, एक्सप्लॉइट किए गए, वो एज अ रॉ मटेरियल कहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में, ताकि उनमें और प्रोसेसिंग होकर क्या बन जाए, उनका फिनिश्ड गुड बन जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी जो इंडिया थी वो बहुत ही रिच थी रिसोर्सेज में। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही अच्छा वे था कि वो यहाँ से जो रिसोर्सेज हैं वो चीप प्राइस पर ले जाएं और उन्हें यूज कर सके। ओके, ऑल फर्दर ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज इंडियाज मैन पावर टू स्प्रेड इट्स कॉलोनियल बेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, किसे यूज किया, इंडिया के मैन पावर को भी यूज किया। वही चीज जो मैंने आपको बोली कि सारे रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, सब कुछ यूज किया ब्रिटिशर्स ने। Also, the administrative expenses that were incurred by the British government to manage the colonial rule in India were borne by the Indian Exchequer। जो ब्रिटिशर्स के खर्चे होते थे ना, वो कौन बियर करता था, इंडियंस बियर करते थे। अब ब्रिटिशर्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बनाए, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा जो है मेंटेन कर रखना, उसके जो अलग अलग एक्सपेंसेस थे वो पूरे इनकर करना, वो सब कुछ कहाँ से जाता था, इंडिया की वेल्थ में से। इंडिया की वेल्थ में से इसका मतलब क्या कि जो इंडिया में जो लोग थे उनकी जो उनके पास से मनी लिया जाता था अलग अलग वेज में, और उस मनी को क्या करते थे ये लोग, यूज करते थे इनके यूज के लिए। ठीक है, तो मतलब कि वो जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट भी कर रहे हैं, उनके डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज हैं, आउटसाइड द कंट्री उनके डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज हैं, और उन सब का एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, इंडिया बियर कर रही है। ओके, Thus, the British rule drained out the Indian wealth for the fulfillment of its own interest। ठीक है, तो जब ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो इंडिया बेयर कर रही है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि इंडिया के पास में भी तो पैसा कहाँ से आएगा, तो जितना है उसमें से क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। अगर आप लोगों को पता हो, अगर क्या आई शुड से आप लोगों को पता ही होगा कि बिफोर ब्रिटिश रूल हम अपनी कंट्री को, दैट मीन्स इंडिया को क्या बोला जाता था स्टूडेंट्स, सोने की चिड़िया, राइट। लेकिन अब देखिए अब क्या हो गया है कि वो जब ब्रिटिशर्स आए तो वो हमारी जो वेल्थ थी उसे लेकर चले गए। ठीक है, हमें एक ऐसे स्टेट में छोड़ दिया जहाँ पर ना तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था, ना ही इंडिया के पास में अच्छा खासी वेल्थ थी। इंडिया जो थी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब कि जब ब्रिटिशर्स छोड़ के जाने लगे तो उस टाइम पर अगर हम इंडिया की कंडीशन देखें तो वो काफ़ी ख़राब थी। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडिया मतलब हम क्यों बोलते हैं कि जो ब्रिटिशर्स आए उनकी वजह से जो इंडियन वेल्थ है उसमें ड्रेन देखने को मिला, मतलब कि उसमें डिक्लाइन देखने को मिला, या फिर ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का मतलब क्या है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके,
Then comes our question number 10, which is regarded as the defining year to mark the demographic transition from its first to the second decisive stage. Now students, demographic transition, ये चीज़, ये जो क्वेश्चन है, ये इसका आंसर बहुत ही ईजी है और ये हम अपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. जब हम लोगों ने डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में पढ़ा था तब हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में भी पढ़ा था. और ये जो हम बोले कि ये जो क्वेश्चन है उसमें जो पूछा गया कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कब हुआ था, वो ईयर भी हमने पढ़ा था. तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा, कंसंट्रेशन के साथ में उसे समझा होगा, तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन को आंसर करना बहुत ही ईजी वर्क है. अगर नहीं तो फिर अब ठीक है, समझो भाई. ओके, बाकी ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप पहले जाकर सारे कंसेप्ट कंप्लीट करो, उसके बाद में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर आना. ठीक है. सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट. ठीक है. उसके साथ में उसको जो है कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? उसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे लो एजुकेशन. ओके, देन उसके बाद में कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, इलिटरेसी है. तो ये सारी चीज़ें किसके साथ में? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट. ये शिफ्ट होना किस पर्टिकुलर प्लेस पर? ये शिफ्ट होना लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट विथ लिटरेसी, एडवांस टेक्नोलॉजी, अच्छी नॉलेज है. तो मतलब कि जो ये पर्टिकुलर शिफ्ट होता है हाई टू लो वाला, वो हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के हमने फर्स्ट और सेकेंड स्टेज के बारे में देखा था कि कब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ था कंट्री में एंड कब उसने अपनी सेकेंड स्टेज पे पहुंचा, मतलब कि उसने अपना सेकेंड फेज स्टार्ट किया था. ओके, तो बस अब उसका ईयर देख लेते हैं. बहुत ही ईजी सा ये हमारा क्या है क्वेश्चन. द ईयर 1921, अच्छे से याद कर लो इस ईयर को, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लो. ठीक है. The year 1921 is regarded as the defining year or the year of great divide, right? इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? year of great divide. ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी डेमोग्राफिक कंडीशन जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर. ठीक है. Because prior to 1921 population growth in India was never consistent. 1921 के पहले कभी जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन की ग्रोथ है, वो कभी इंक्रीज हो जाती थी, कभी क्या हो जाता था, डिक्रीज हो जाती थी. लेकिन आफ्टर 1921 हमें ये देखने को मिला कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो इंक्रीज ही हो रही थी. ओके. India was in the first phase of demographic transition till 1921 that was categorized by high birth rate and high death rate. ठीक है. जो एक्चुअल जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, ठीक है, वो उसके दो फेजेस हो गए. दो फेजेस कैसे हुए स्टूडेंट्स? देखो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट. ठीक है. तो ये हमारा एक फेज हो गया और वो हमारा सेकेंड फेज हो गया. ठीक है. ये या फिर हम बोल दें कि हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई, वो सेकेंड स्टेज हो गई. ओके. तो यहाँ कब थे और यहाँ कब पहुंचे, वही हमें बताना है. सो 1921 के पहले ये चीज़ देखने को मिलती थी और 1921 के बाद में हमें लो बर्थ एंड लो डेथ रेट देखने को मिलते थे. ठीक है. तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है कि इसके दो फेजेस कैसे हुए. सो 1921 के पहले क्या था? फर्स्ट फेज जो है उसमें था हमारा इंडिया, फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. ठीक है. इट एम्प्लाइज लो सर्वाइवल रेट और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी विच वॉज नियरली 8 per 1000 पर एनम. ठीक है. उस टाइम पर जो लो सर्वाइवल रेट या फिर बोलें कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितनी थी? 8% ही थी. ठीक है. मतलब कि काफ़ी कम थी बिफोर 1921. Therefore, the period before 1921 witnessed stagnant population growth rate. ठीक है. After 1921, India's population growth never declined and showed a consistent upward trend. Okay? देखो 1921 के पहले जो था, 1921 के पहले वाला जो पीरियड था उसमें
बर्थ तो हाई हो रहे थे लेकिन साथ में हाई क्या थी, डेथ रेट भी थी। तो जो हमारा ग्राफ था वो कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, ऐसा चलता था। लेकिन आफ्टर 1921 क्या हुआ कि बर्थ भी कम थे, मतलब कि लिमिटेड थे, जितने नेसेसरी है, नेसेसरी से ज़्यादा थे, लेकिन वो ओवर क्राउडिंग वाला नहीं था कि बस बर्थ हुए ही जा रहे, वो वाली कंडीशन भी नहीं थी। सो जो बर्थ रेट थे वो कैसे थे, लो थे, और जो डेथ रेट थे वो भी लो थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो कर्व था, पॉपुलेशन कर्व, वो ग्रो करता हुआ ही दिखा। और इसलिए हम बोलते हैं कि 1921 जो है वो हमारा सेकेंड फेज था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। 1921 के बाद में हमने इंक्रीज ही देखा अपनी अपनी पॉपुलेशन में। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर आंसर आप लोगों को क्लियर होगा, आप लोगों को समझ में आ गया, मतलब कि समझ में तो ये आया हुआ ही होगा आई गेस। फिर से एक बार रिवाइज हो गया होगा कि 1921 इज द ईयर ऑफ सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग अ कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, क्या देना है स्टूडेंट्स, हमें क्वांटिटेटिव अप्रेजल करना है, किस चीज का, इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। क्वांटिटेटिव अप्रेजल का मतलब क्या हो गया, नंबर के टर्म्स में बताना है कि क्या पर्टिकुलर आप लोगों की कंट्री की, मतलब कि इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या थी। So, India's demographic conditions during the British rule depict our economy as stagnant and backward. क्या थी स्टूडेंट्स, ये स्टैगनेंट एंड बैकवर्ड थी, बिल्कुल थी। हम लोगों ने फीचर्स पढ़े हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी के कि कॉलोनियल रूल में इंडिया कैसी हुआ करती थी या इंडियन इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी। तो उसमें हमने बताया कि वो स्टैगनेंट और बैकवर्ड होती थी। एक टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग आफ्टर कॉलोनियल पीरियड या फिर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस वाज आवर टॉपिक जो कि हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के स्टार्ट होने से पहले हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। सो इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी स्टूडेंट, स्टैगनेंट और बैकवर्ड थी, बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी और बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, ऐसी इकोनॉमी थी। ठीक है, बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई एज 48 एंड 40 पर 1000। बर्थ रेट कितने थे भाई, 48 पर 1000 थे, और डेथ रेट कितना था, 40 पर 1000 था। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा हाई थे कि आपकी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा बर्थ और डेथ रेट चल रहा है। Due to high birth rate and high death rate, the population growth was stagnant. अब पॉपुलेशन की ग्रोथ स्टैगनेंट कैसी थी, स्टैगनेंट का मतलब कि या तो इंक्रीज नहीं होना या फिर इंक्रीज हो रहे हैं तो बहुत ही स्लो प्रपोर्शन से, या बहुत ही हम बोल सकते हैं लो प्रपोर्शन से इंक्रीज हो रहे हैं। अब हाई बर्थ रेट है तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज होनी चाहिए ना। अगर हम थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली बात करें तो जो हमारे हाई बर्थ रेट का इम्प्लीकेशन क्या होगा कि पॉपुलेशन होनी चाहिए इंक्रीज। अब उसके साथ में देखो क्या है, हाई डेथ रेट, मरने वाले भी बहुत हैं, तो ये पॉपुलेशन वापस क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगी। फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, राइट। इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ बर्थ रेट और डिक्रीज किसके कारण हो रही है, डिक्रीज हो रही है जो डेथ रेट है उसके कारण। तो अब देखो अल्टीमेटली हुआ क्या, इकोनॉमी स्टार्ट इस पॉइंट से हुई और मान लो यही कुछ कर्व बन रहा था तो कहाँ तक ग्रोथ हुई, पहले यहाँ तक ग्रोथ हुई, फिर ग्रोथ थोड़ी और कम हो गई और यहाँ पे वापस कम हो गई। तो अगर मैं अल्टीमेटली देखूं तो इसमें और इसमें जो है बहुत ही कम डिफरेंस है, इवन वो मुझे नीचे दिख रहा है, राइट, कि आपकी वो जो पर्टिकुलर लास्ट वाला जो मार्क है वो हमारा नीचे आ गया है इस पर्टिकुलर से भी। तो इस हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ थी या इकोनॉमी की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो कैसी थी, स्टैगनेंट थी। और हमसे पूछा गया है कि आप लोगों को डेमोग्राफिक प्रोफाइल बतानी है। सो डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, डेमोग्राफिक जहाँ पे नाम आ जाए वहाँ पे हम क्या बताते हैं कि आपकी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट
was also very high of about 218 per thousand. पर 1000 जितने बॉर्न हो रहे थे उसमें से 218 की क्या हो रही थी, डेथ हो रही थी. तो ये बहुत ही हाई प्रपोर्शन है. ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा था. The life expectancy rate was low as 32 years while presently it is 63.5 years. Okay, उस टाइम जो है 32 years मानी जाती थी कि इतनी एक एवरेज पर्सन, एक एवरेज एज होती है पर्सन की. ठीक है, और आज हम मानते हैं कि 63.5 ईयर्स तक तो एक पर्सन जो है उसकी लाइफ होती है. ठीक है, तो देखो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी क्या है, लो है. तो इसका लो होने का मतलब क्या है कि ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वो डिक्रीज भी उतनी ही स्पीड से भी होती है, बिकॉज जो हमारा डेथ रेट है वो क्या है, वो भी हाई है. ओके, the literacy rate was less than 16%, which denotes social backwardness and gender bias in the economy. Now हमारी डेमोग्राफिक फीचर्स में लिटरेसी भी आती है. ओके, ये भी उसी का एक क्या है, एलिमेंट है. तो जो लिटरेसी रेट था स्टूडेंट्स वो क्या था, लेस देन 16% था उस टाइम पर. और 16% एक बहुत ही क्या है, बहुत ही कम परसेंटेज है पूरी पॉपुलेशन का. तो इससे भी 16% से कम लोग जो हैं वो लिटरेट थे. तो ये क्या बता रहा है, ये क्या शो कर रहा है, सोशल बैकवर्डनेस और जेंडर बायस शो कर रहा है आपकी कंट्री में. जेंडर बायस शो क्यों कर रहा है, बिकॉज इस 16% में से भी अगर हम देखेंगे, एक एग्जैक्ट जो है हमारे पास में परसेंटेजेस नहीं है, लेकिन इस 16% में से भी एक छोटा सा प्रपोर्शन जो होगा वो फीमेल के लिए जाएगा और एक जो बिग प्रपोर्शन होगा वो मेल्स के लिए जाएगा. तो इसका मतलब यहाँ पर बायसनेस भी हो रही है फीमेल एंड मेल में कि मेल आर मोर लिटरेट देन फीमेल्स. ठीक है, we can infer from the above figures that India was featured with massive poverty, low standard and quality of living and low survival rate in the country. ठीक है, ये जो हम लोगों ने कुछ कुछ फिगर्स देखे, इससे हम क्या बोल सकते हैं कि इकोनॉमी जो थी हमारी, जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी स्टूडेंट्स, उसमें बहुत पावर्टी थी, वो लो स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग था, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है. जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या है, लो है, हाई नहीं है. मतलब कि जो लोग जो खर्च करते हैं वो अमाउंट कम है. ठीक है, अब पावर्टी है स्टूडेंट्स तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो क्या होने वाला है, पुअर ही होने वाला है. ओके, और लो सर्वाइवल रेट भी था कंट्री का. ठीक है, यहाँ पर लोग कम सर्वाइव कर रहे थे, बिकॉज हमने अभी देखा कि जितने बर्थ हो रहे हैं ठीक है, लेकिन डेथ भी तो बहुत ज़्यादा हो रही है. तो मतलब कि जो बर्थ हो रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, जो ऑलरेडी बॉर्न है उनकी डेथ हो रही है. रीज़न क्या है कि यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था. ठीक है, ऐसे सारी चीज़ों के साथ में सर्वाइव करना क्या था, मुश्किल था. इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि लो सर्वाइवल रेट था कंट्री का. ओके, the lack of healthcare facilities and lack of health awareness were the main causes behind such demographic conditions of India. अब अगर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होती तो सर्वाइवल रेट अच्छा होता, बिकॉज लोगों के पास में पहली चीज तो मनी नहीं है. ओके, रिसोर्सेज नहीं है कि वो जो हैं अच्छे से उनकी लाइफ जी सके. उसके बाद में हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं है. अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई है, किसी को कोई भी काइंड ऑफ डिजीज़ हुई है, तो उसे क्योर नहीं कर पाते थे वो लोग. क्यों, बिकॉज हेल्थ फैसिलिटीज़ तो थी ही नहीं, तो क्योर उसे करवाएं कैसे, राइट. तो वो डिजीज़ जो बहुत टाइम तक आपकी बॉडी में रह रही है, उसके साथ में उसे प्रॉपर रिसोर्सेज भी नहीं मिल रहा है आपकी बॉडी को कि वो सर्वाइव कर सके, तो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. ठीक है, एंड लैक ऑफ हेल्थ अवेयरनेस की भी कमी थी. जब लोगों में इलिटरेसी हम इतना ज़्यादा देख रहे थे तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर अवेयरनेस की भी कमी थी. ऐसे नेग्लेक्ट करते थे, कुछ हो गया चलो कोई बात नहीं यार, होता रहता है ये, तो ऐसे नेग्लेक्ट करते थे. बहुत
ऐसे सोचते थे कि कुछ नहीं है ये, लेकिन बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हो जाती है जिन्हें देखना, जिन्हें क्योर करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ना तो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी और ना ही हेल्थ अवेयरनेस थी, तो इसकी वजह से क्या हमारी ये जो पर्टिकुलर कंडीशन थी कंट्री की वो हुई, ओके, कि यहाँ पर जो है आपकी पावर्टी वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। पावर्टी है, लिटरेसी नहीं है, पावर्टी के कारण लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके कारण क्या हो रहा है, बीमार ज़्यादा हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं लेकिन उनके पास में हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है और उसके साथ में हेल्थ अवेयरनेस भी नहीं है, तो वो बीमार रह कर अल्टीमेटली उनकी बॉडी में जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो उसे मिल नहीं पा रहा और अल्टीमेटली क्या हो रही है, डेथ हो रही है, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी उस टाइम पर। एंड विद दिस हम लोगों ने अपना जो पार्ट 3 है वो कंप्लीट कर लिया एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, ठीक है। अब पार्ट 3 में हमने अपने 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। अब स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 हमारा लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद में जो है हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सो कि आप लोगों को अभी तक का सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद आवर पार्ट 4। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 4, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ओके। इसके पहले हमने अपने 3 पार्ट्स कंप्लीट किए, उन 3 पार्ट्स में हमने 11th क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। अब इस पार्ट में हम 12th से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, ओके। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के हमने टोटल 4 पार्ट्स बनाए हैं, या 4 पार्ट्स में जो है उस पूरे जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व किया है, ठीक है। तो कोई भी पार्ट स्किप मत करना बिकॉज हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो आई होप कि 11th क्वेश्चन तक आप लोग पढ़ चुके होंगे और आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर भी होगी। अब स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 12। हाईलाइट दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। हमें क्या बताना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो देखो ये जो मतलब है इसका क्या होता है, सेलिएंट का मतलब क्या होता है, तो दिस इज समथिंग नोटिसेबल, ओके, या फिर आप बोल सकते हो कुछ प्रोमिनेंट, नोटिसेबल एंड प्रोमिनेंट फीचर्स हमें बताने हैं किसके, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के, जो कि इंडिया के प्री इंडिपेंडेंस में था, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि आपकी जो पूरी वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस किस ऑक्यूपेशन में डिवाइडेड है, ओके। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सो हमें वही चीज़ बतानी है कि प्री इंडिपेंडेंस में इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, आप लोगों को याद होना चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी। देखो जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होते हैं या जो हम बोलें कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें हमें वही चीज़ें मिलती है जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ के आए हुए होते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो अभी तक इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमने पढ़ी थी वो, और ये जो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। इफ़ आप लोगों ने पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया होगा तो आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर नहीं किया होगा तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको पता ही नहीं कि इसका आंसर क्या होगा, राइट। सो आई होप कि आप लोगों ने कंप्लीट किया है और अब उसी पर्टिकुलर अजम्पशन के साथ में जो हम वापस हैं अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारी कंट्री में कौन कौन से ऑक्यूपेशंस थे, तो हम ये बोलेंगे या हमें पता है
कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था स्टूडेंट्स वो डोमिनेट कर रहा था हमारे बाकी सारे सेक्टर्स को। नियरली 75 to 85% ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, राइट, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। बाकी की जो बची हुई पॉपुलेशन थी वो सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिवाइडेड थी। उसमें भी अगर हम देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो शेयर है वो ज़्यादा होने वाला है एंड सर्विस सेक्टर का कम होने वाला है। रीज़न बीइंग कि उस टाइम पर इतनी सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं की जाती थी। ओके, तो सर्विस सेक्टर का जो है हमारा प्रपोर्शन कम होगा एंड मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो तीनों सेक्टर्स देखे इसमें हम सबसे क्या बोलेंगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डोमिनेट कर रहा था बाकी सेक्टर्स को। ठीक है, तो ये कुछ क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमें यही चीज़ बताता है कि आपकी जो पूरी वर्किंग पॉपुलेशन है वो कैसे डिवाइडेड है। ओके, तो अगर इसका हम आंसर देखें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर refers to the distribution of population engaged in different occupations showed no variations throughout the British rule. Okay, हमारा जो प्री इंडिपेंडेंस में जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था स्टूडेंट्स उसमें कोई वेरिएशंस नहीं थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, कोई वेरिएशन शो नहीं किए थे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हो, ये चीज़ नहीं हो रही थी। ओके, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एग्रीकल्चर सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हो, ये भी नहीं हो रहा था। वैसे ये चीज़ तो हुई थी कि मैन्युफैक्चरिंग से एग्रीकल्चर में गए थे बहुत सारे लोग जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जब इंडस्ट्रीज में कोई काम ही नहीं था तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई काम ही नहीं है, राइट, मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई काम नहीं है, तो उसकी वजह से वहाँ से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। वो जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो अब एग्रीकल्चर सेक्टर में जाकर वर्क करने लगे थे और एग्रीकल्चर सेक्टर को ओवर क्राउड कर दिया था। ठीक है, तो वहाँ पर भी कुछ खास उन्हें वर्क मिल नहीं पाया था। ओके, तो हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ओके, The following are salient features of India's pre-independence occupational structure. अब ये कुछ हम बोलेंगे कि तीन हमारी क्या हो गए, salient features हो गए। ओके, अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड अनबैलेंस ग्रोथ। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को आए तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ नेम लिखकर नहीं आना है, इनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। एग्रीकल्चर नियरली अबाउट 2/3 ऑफ पॉपुलेशन was dependent on agriculture, right? मतलब कि एक बिग प्रपोर्शन था पॉपुलेशन का जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर मतलब हम बोल सकते हैं कि मेन एक्टिविटी हुआ करती थी हमारे इकोनॉमी की। लेकिन फिर भी देखो इतने ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, फिर भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डेवलप नहीं हुआ था। वो कैसा था, वो बहुत ही स्टैग्नेंट और बैकवर्ड था। ओके, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इतने लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के बाद में भी क्या नहीं हुआ, डेवलप नहीं हो पाया था। ओके, एंड एग्रीकल्चर जो है उसने डोमिनेट किया था शुरू से ही बाकी सारे सेक्टर्स को। ओके, फिर आता है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, बाकी की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ गई, इंडस्ट्रीज में गई। इंडस्ट्री उस टाइम पर मेनली कौन सी होती थी, हैंडीक्राफ्ट, राइट, हाथ से बने हुए सामान मिलते थे क्योंकि मशीनरीज तो थी नहीं, तो यूजुअली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती थी उस टाइम पर। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज या फिर आप स्पेसिफिक करके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ना लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आप इंडस्ट्रीज के टर्म्स में बोलो। बस ये बोल देना एक पर्टिकुलर लाइन में कि हाँ जो इंडिया थी उसमें बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। ओके, तो ये जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उसमें 1/3 ऑफ पॉपुलेशन बची, 2/3 एग्रीकल्चर में आ गई तो बची कितनी, 1/3 बची। सो 1/3 ऑफ योर पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, अब देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कोई ग्रो नहीं किया, ये चीज भी हमें पता है। इनफैक्ट क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करने के बिना क्या हो गया कि वो डिक्लाइन होने लगा, राइट। ग्रोथ तो हमें दिखी नहीं, हमें
जो है डिक्लाइन ज़रूर दिखने लगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। क्यों आया था? बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ग्रो नहीं किया। इंडस्ट्रियल सेक्टर ने क्या किया? इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ था। ठीक है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई थी। ओके, देन कम्स अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अब अनबैलेंस्ड ग्रोथ से क्या समझ में आ रहा है? जो ग्रोथ थी हमारे कंट्री की वो कैसी थी? अनबैलेंस थी। एग्रीकल्चर सेक्टर से भी कोई खास ग्रोथ थी नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी कोई खास ग्रोथ थी नहीं। ठीक है, और दोनों के बीच में हम कहीं से कहीं तक जो है रिलेशन नहीं देख सकते थे। ओके, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि कभी ग्रोथ हमारी इतनी इंक्रीज हो गई हो, ये चीज़ तो हुई नहीं। जो इंडिया की ग्रोथ थी स्टूडेंट्स वो कैसी थी? वो स्टैगनेंट थी, बहुत ही स्लो फेज से इंक्रीज होने वाली। ठीक है, यहाँ पे तो भी आप लोगों को जो है थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्पीड में दिख रही है, इतनी स्पीड में भी ग्रोथ नहीं होने वाली है। ये कुछ ऐसी हो गई, यही हो रही है, ये इससे क्या बोलते हैं हम? स्टैग्नेंट ग्रोथ। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये नीचे वाली लाइन को भी आप मत ध्यान दो। ओके, सो अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी, कोई एक सिस्टमैटिक मैनर में ग्रो कर नहीं रही थी हमारी कंट्री। ठीक है, तो ये कुछ हमारी जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसके सेलिएंट फीचर्स थे कि इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस के इंडिया में बिफोर प्री इंडिपेंडेंस, या फिर मैं बोलूँ बिफोर इंडिपेंडेंस, सॉरी, जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो उसमें हम कुछ ये चीज़ें देख सकते थे। ओके, सो आई होप कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अंडरस्कोर सम ऑफ द इंडियाज मोस्ट क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हमें क्या बताना है? इंडियाज मोस्ट क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या पर्टिकुलर बहुत ही क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस देखने को मिले थे, वो चीज़ हमें बतानी है हमारे इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या चैलेंजेस मिले थे स्टूडेंट्स। द एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल रूल ऑफ द ब्रिटिश हैम्पर्ड ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बैडली। बहुत ही ऑब्वियस सी ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो एक्सप्लॉयटेटिव यूज़ किया है हमारी कंट्री का, उसकी वजह से जो हमारी कंट्री थी उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। ठीक है, As an end result, India faced acute economic challenges at the time of independence. ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पर बहुत हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक चैलेंजेस मिले जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चले थे। ठीक है, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी। अब ये कुछ क्या है? हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। स्टूडेंट्स, जो ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ये चीज़ लेकर आए थे कि सारे या फिर मैं बोल दूं कि मैक्सिमम फार्मर्स जो थे वो फूड क्रॉप से कहाँ शिफ्ट हो गए? कैश क्रॉप पर शिफ्ट हो गए। राइट, अब इसकी वजह से क्या हो रहा था स्टूडेंट्स? इसकी वजह से ये हो रहा था कि अब लोगों के पास में फूड नहीं था, जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके पास में फूड नहीं था, तो उन्हें कहाँ जाना पड़ रहा था? उन्हें शॉप्स पर जाना पड़ रहा था परचेज करने के लिए। अब अगर शॉप पर परचेज कर रहे हो तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए मनी। ओके, और एग्रीकल्चर से इतना मनी तो मिलता नहीं है। राइट, आपको जितना अमाउंट जो है वो मिलता है उसमें से आधे से ज़्यादा तो वापस जो है उस चीज़ को प्रोडक्शन में लग जाता है। सीड्स के लिए भी चाहिए और एग्रीकल्चर में बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो उनमें ही क्या हो जाता है? वो वापस जो है मनी यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये मनी अगर जो फार्मर्स थे, जो पब्लिक थी, वो अगर फूड क्रॉप को खरीदने में लगा दे तो बाकी नेसेसिटीज कहाँ से पूरी हो? ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से जो पब्लिक थी उसके बीच में, या जो हम बोलेंगे जो लोग थे उनके पास में काफ़ी हमें पावर्टी देखने को मिली। ठीक है, एंड एक जो है नेचुरल कैलामिटी भी आ गई। कौन सी? फेमाइन। आई शुड से कि ये नेचुरल नहीं थी, बिकॉज जो फेमाइन था वो क्यों आया, क्यों ऑकर किया स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ ऑल दीज
पॉलिसीज, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये फूड वूड लेने जाना पड़ता था उन्हें, कैश क्रॉप से भी कोई खास उन्हें क्या नहीं मिलती थी, बहुत ज़्यादा तो मनी अर्न होता नहीं था। उसके बाद में जो हुआ वो उनके पेट भरने के लिए यूज़ हो गया। तो जो एग्रीकल्चर था उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। क्या नहीं हो पा रहा था स्टूडेंट्स? इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था। और जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था तो एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो भी नहीं कर पा रहा था। इंडियन इन्वेस्टर्स तो इतने केपेबल थे ही नहीं, या मैं बोलूं कि इंडिया में इन्वेस्टर्स ही नहीं थे जो उसमें इन्वेस्ट कर सके। एंड ब्रिटिशर्स ने कभी भी जो है हमारी कंट्री में इन्वेस्ट किया नहीं। तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो लो ही रही, एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड ही रहा, ठीक है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें हमने लो प्रोडक्टिविटी देखी। मेन एक और इसका जो मेन रीजन था वो क्या था? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे, इसकी वजह से भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ नहीं पाई। उसके बाद में लैक ऑफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, पानी की जहां जरूरत थी वो मिल नहीं पा रहा था। तो इसके वजह से भी क्या था? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो ही थी, ओके। फर्टिलाइजर्स नहीं थे, पेस्टिसाइड्स नहीं थे। अगर जो हमारी क्रॉप्स है, अगर उन्हें कोई भी काइंड ऑफ डिजीज हो जाए, उन पर कोई भी इंसेक्ट अटैक हो जाए, कोई भी पेस्ट अटैक हो जाए, तो उसे क्योर करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर सल्यूशन नहीं था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो लो ही चल रही थी। बिकॉज ये तो चीज़ें बहुत नॉर्मल सी है कि अगर पानी नहीं मिला तो आपकी जो क्रॉप्स है वो खराब हो जाएंगी। अगर कोई भी इंसेक्ट ने अटैक किया है तो आपकी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी, और ऐसी चीज़ें होती ही थी, ओके। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? फ्लड्स आ जाएंगे, बिकॉज प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था। तो ये हम बोल सकते हैं कुछ रीजन थे फॉर लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फिर आता है इन्फेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कभी ग्रो नहीं किया। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था स्टूडेंट्स, वो हम ये बोल सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो कैसा था कि अच्छा ये अभी अभी सेटअप हुआ हो, अब इसे हमें ग्रो करवाना है, ठीक है। बल्कि हमें ये पता है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो पहले भी था, पहले भी जो है प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता था बिफोर ब्रिटिश रूल, ठीक है। क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे ही भूखे तो मरते नहीं थे, यहाँ के जो लोग हैं वो सारी उनकी नेसेसिटीज को पूरा करते थे, राइट। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर उस टाइम पर तो क्या था? इंडस्ट्रियल सेक्टर था हमारे ऑपरेशन में। लेकिन फिर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या हो गया? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। फिर वापस इंडिपेंडेंस के पहले वापस हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट होने लगा था। लेकिन फिर भी हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पर जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर मिला वो काफ़ी ही ऐसा मिला जिसमें अभी कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गए? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे फिजिकल एसेट्स, ओके, जैसे कि रोड, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सारे क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिल्डिंग नॉट मशीनरी, सॉरी, ये है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर। सो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हम मानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए हमारी कंट्री में, ठीक है। हमारी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ब्रिटिशर्स लेकर आए। ब्रिटिशर्स रोड, रेलवेज, एयर, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इतने इंफ्रास्ट्रक्चर्स लेकर आए। लेकिन वो जो पर्टिकुलर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया वो लो क्वालिटी का था। वो सिर्फ ऐसा था कि काम चल रहा है, ठीक है, काम चलाने वाला काम चल रहा था वो। तो जब इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब बनाए थे भाई, उसके बाद में उतना कोई मेंटेनेंस तो हुआ ही नहीं, वैसे ही पुअर क्वालिटी के थे। तो उनकी क्वालिटी क्या हो गई? एकदम डिटोरिएट हो गई, कुछ आउट ऑफ यूज वाली चीज़ें भी हो गई कि अब हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो है हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमें क्या बता रहे हैं? लैक ऑफ
इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो अच्छा नहीं था। ओके, पावर्टी एंड इनइक्वालिटीज, पावर्टी बहुत थी और इनइक्वालिटी बहुत थी। पावर्टी क्या हो गया? गरीबी। अब गरीबी क्यों थी स्टूडेंट्स? बिकॉज यहाँ पर मतलब कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत थी। अब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि पावर्टी भी बहुत होगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ज़्यादा थी स्टूडेंट्स? देखो सिंपल सी चीज़ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या आया? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। ओके, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ओके, अब जो यहाँ के लोग थे मतलब कि जो इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए? वो शिफ्ट हो गए एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो था स्टूडेंट्स, वहां पर ऑलरेडी जो लोग वर्क कर रहे थे उन्हें सफिशिएंट मनी जनरेट नहीं हो रहा था, सफिशिएंट इनकम नहीं थी उनकी। ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अनसफिशिएंट थे जो रिसोर्सेज थे वो। ठीक है, फिर क्या हुआ? यहाँ पर जब लोग आए तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में आई ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग मतलब जितना जरूरत है उससे ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या हुआ? यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें भी इनकम नहीं मिल रही, या वो भी मनी अर्न नहीं कर पा रहे अच्छे से, और जो अभी न्यू आए हैं वो लोग भी अच्छे से जो है मनी अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से गरीबी बढ़ती जा रही है, और गरीबी बढ़ रही है उसी को तो हम क्या बोलते हैं? पावर्टी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कि पावर्टी क्यों थी। उसके बाद में इनइक्वालिटीज, इक्वालिटी नहीं थी हमारी इकोनॉमी में। इक्वालिटी इन दी सेंस ऑफ हर एक चीज में, आप जेंडर देख लो या फिर आप मनी के टर्म्स में देख लो। वैसे तो मैं ये बोलूंगी कि उस टाइम पर हमारी जो कंट्री थी उसमें कोई बहुत रिच तो कोई भी नहीं था, बहुत रिच तो, लेकिन फिर भी कुछ जो है हमारे थोड़े रिच, कुछ थोड़े पुअर, कुछ एक्सट्रीम पुअर, ऐसे लोग थे। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ की भी इनइक्वालिटी थी। एंड जेंडर इनइक्वालिटी तो बहुत थी, जेंडर इनइक्वालिटी, रीजनल इनइक्वालिटी, या फिर मैं बोलूँ कास्ट इनइक्वालिटी। पहले जो था हमारा सिस्टम उसमें आप लोगों को पता है कि कास्ट के बेसिस पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, राइट? सो कास्ट इनइक्वालिटी भी आ गई कि अच्छा आप इस पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो, आप हमारे ग्रुप में नहीं आओगे। ओके, या अच्छा कोई एक बहुत अच्छी कास्ट को बिलोंग करता है वो हमारा जो है वो लीडर बन जाएगा। तो ये चीज़ें भी चलती थी जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत थी। ठीक है, तो ये जो है हम बोल सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें कुछ उसके कुछ ये फीचर्स थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर बोल सकते हैं कि ये कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस थे। इन सारी चीज़ों को क्योर करने की बहुत रिक्वायरमेंट थी। ओके, और क्योर करना मतलब क्या हो गया कि चैलेंजेस हैं उन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, When was India's first official census operation undertaken? स्टूडेंट्स ये चीज़ भी हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, इंडिया का सबसे पहला सेंसस ऑपरेशन कब हुआ था? सेंसस क्या है स्टूडेंट्स? सेंसस में क्या होता है? सेंसस में पूरी पॉपुलेशन देखी जाती है कि कितनी पॉपुलेशन है आपकी कंट्री की। उसके बाद में पूरा जो स्ट्रक्चर है वो देखा जाता है। ठीक है, मतलब कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इसमें फाइंड आउट किया जाता है, कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, कितने ओल्ड एज हैं मतलब कि अडल्ट हो गए, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने अभी बॉर्न हुए, न्यूली बॉर्न हैं, कितनों की डेथ हो चुकी है, कितने लिटरेट हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड है, सब कुछ देखा जाता है। ठीक है, जब सेंसस कैलकुलेट किया जाता है। एंड सेंसस एवरी 10 ईयर्स जो है एस्टिमेट किया जाता है। ओके,
ये 10 साल में ही एस्टिमेशन होता है और जो सेंसस रिपोर्ट आती है उसी से पता चलता है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, ओके। और जो बाकी सारे जो हमारे डिफरेंट रेट्स पता चलते हैं वो उसी से पता चलते हैं, बिकॉज उसमें जो है एक एक पर्सन को अपनी जो अपना जो काम होता है उसमें लिया जाता है, मतलब कि जो पूरा कैलकुलेशन होती है, जो पूरी एस्टिमेशन होती है, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी थर्ड पर्सन से किसी के बारे में पूछ लो, हर एक पर्सन से इंडिविजुअली उनकी इंफॉर्मेशन ली जाती है, ओके। सो आई होप कि आप लोग सेंसस के बारे में जानते हैं। सेंसस का मतलब हम लोगों ने अपने 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा था, वही सेम सेंसस ये है, ओके। कोई चेंज नहीं है। अगर मैं इसे हिंदी में बोल दूं तो क्या हो जाएगा, ये जनगणना, ठीक है। मतलब कि क्या बताता है ये कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन में ग्रोथ कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है, मतलब कि पॉपुलेशन के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे आपको सेंसस में पता चलते हैं। So India's first official census operation was undertaken in the year 1881. Okay, 1881 से स्टार्ट हुआ था। हालांकि 1881 में जो सेंसस कैलकुलेट किया था उसमें कुछ हम बोल सकते हैं शॉर्ट कमिंग्स थी, लेकिन वो शॉर्ट कमिंग्स को भी क्या कर लिया गया, पूरा ओवरकम कर लिया गया विद इन सम ईयर्स, और जो फिर नेक्स्ट सेंसस था उसमें वो शॉर्ट कमिंग्स नहीं आई, ओके। ऑब्वियसली चीज़ है, अगर फर्स्ट टाइम कोई भी काइंड ऑफ ऑपरेशन हो रहा है, कोई भी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आप अंडरटेक कर रहे हो, तो उसमें कोई ना कोई क्या आ जाते हैं, हमारे लैक्यूनाज हो ही जाते हैं, तो उन्हें विथ टाइम एंड आफ्टर जब वो समझ में आ गया तो उसे क्या किया गया, उसे ओवरकम किया गया, ठीक है। तो क्या याद रखना है हमें ये ईयर याद रखना है कि 1881 में फर्स्ट सेंसस कैलकुलेट हुआ था, ठीक है। और यही चीज कि आफ्टर दैट द सेंसस हैज बीन कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 years। अगर अभी का मैं रिसेंट का सेंसस बताऊं तो हमारी कंट्री में कब कलेक्ट किया हुआ था स्टूडेंट्स, 2011 में, ओके। 2011 में हुआ था। अब होगा फिर से क्या, हमारे सेंसस का एस्टिमेशन, ठीक है, कि कितनी पॉपुलेशन है, फिर कंपैरिजन होगा कि 2011 में ऐसा था और फिर ये हो गया, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस आए, तब पॉपुलेशन कैसी थी, अब पॉपुलेशन कैसी है, दोनों में क्या चेंजेस हैं, जो पूरी स्ट्रक्चर है उसमें कितने क्या क्या चेंजेस हैं, okay। It involves a detailed estimation of population size along with a complete demographic profile of a country, ठीक है। पॉपुलेशन साइज तो बताते ही हैं, उसके साथ में कंप्लीट डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी बताई जाती है कंट्री की। वही चीज़ जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, जो ये सारी चीज़ें बताई कि एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, लिटरेसी लेवल कितना है, उसके बाद में हेल्थ कैसी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, तो ये सब कुछ जो है ये हमें सेंसस से ही पता चलती है। अगर मैं बोलती हूँ कि XYZ% जो है वो लिटरेसी रेट है एक स्टेट की, तो वो कैसे बताया, विथ द हेल्प ऑफ ऑल दीज एस्टिमेशंस, ठीक है। तो ये सारे एस्टिमेशन किए जाते हैं, उसके बाद में जो ओवरऑल जो एवरेज निकलता है वो उससे हम क्या बता देते हैं कि इतना इतना जो है हर एक सेक्टर पे इतने इतने परसेंटेजेस हैं, ओके। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा ये हमारा क्वेश्चन था, जिसमें कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताना था कि आपका फर्स्ट सेंसस कब एस्टिमेट किया गया था या कब कैलकुलेट किया गया था, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को याद रहेगा ये जो पर्टिकुलर ईयर है वो, और आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट्स भी नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या बताना है हमें, वॉल्यूम और डायरेक्शन बताना है ट्रेड का, किस टाइम पर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर। ट्रेड का मतलब क्या हो गया, गुड्स और सर्विसेज को सेल या परचेज करना। तो कैसा ट्रेड था स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा, देखो ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने कैसा ट्रेड करवा दिया था कि बस आप रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करो ब्रिटेन में और ब्रिटेन से क्या लो, गुड्स लो, राइट। ये ब्रिटिशर्स ने करवा दिया था। जो हमारा फॉरेन ट्रेड था उसमें भी डिक्लाइन हो गया था बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल। तो जब इंडिपेंडेंस का टाइम था तो हमारा ट्रेड कैसा था, सो ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल the British followed a discriminatory tariff policy under which
they imposed heavy tariffs, that is export duties, on India's export of handicraft products while allowing free export of India's raw material to Britain and free import of British products to India. ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी है ना, इसे अच्छे से याद कर लो, ओके, कि ये क्या है, बिकॉज डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी आपको बहुत यूज आएगी। जब आप ट्रेड की बात कर लो तो डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी आ जाएगी, जब आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करो तब भी ये आ जाएगी, तो इसलिए इसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने जो जितने भी हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, अगर आपने हर एक क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें ही अभी तक 2 से 3 बार जो है ये पर्टिकुलर वर्ड आ चुका है हमारे आंसर्स में, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। सो डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी के अंडर क्या होता था कि जो एक्सपोर्ट करो किस चीज का, रॉ मटेरियल का, और इंपोर्ट करो फिनिश गुड्स का, तो वो टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन अगर इंडिया ने एक्सपोर्ट किया फिनिश गुड्स का, ये मतलब कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट वगैरह जो भी है वो फिनिश गुड्स ही है, तो अगर इंडिया ने एक्सपोर्ट किया फिनिश गुड्स का तो उसकी वजह से क्या होगा, या फिर उस पर क्या किया जाएगा, उस पर हेवी टैक्सेस चार्ज किए जाएंगे, ओके, कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हेवी टैक्स जो है वो पे करो। तो हेवी टैक्सेस की वजह से क्या हो रहा था, जो फॉरेन ट्रेड था वो डिक्लाइन हो रहा था उस टाइम पर, बिकॉज टैक्सेस की वजह से उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो रही थी और वो इंक्रीज प्राइस फॉरेन में जा रही थी। और हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, तो फॉरेन में उन गुड्स की क्या नहीं हो पा रही थी, अच्छे से डिमांड नहीं हो पा रही थी, और अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर था या जो एक्सपोर्ट कर रहा था उसे प्रॉफिट अर्न नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमारी जो कंट्री थी वो क्या बन चुकी थी, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ मार्केट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी है इसका मतलब अच्छे से समझ में आ चुका है, और उसके जो इम्प्लीकेशंस हुए वो भी अच्छे से समझ में आ चुके हैं, ठीक है। This made Indian exports costlier and its international demand fell drastically. ओके, जो चीज़ मैंने बोली वो यहाँ पर थोड़े अच्छे से सिस्टमैटिक वे में हम लोगों ने लिख दी है। सो इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल कंप्रोमाइज्ड मेनली ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स like sugar, jute, silk, etc. and the imports comprised of finished consumer goods like cotton, woolen clothes etc. from Britain, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था उस पर्टिकुलर बास्केट में क्या चीजें आ गई, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, या फिर मैं बोल दूं जो रॉ मटेरियल्स है, शुगर, जूट, सिल्क और भी जो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स है जो कि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को रिक्वायर्ड थे फॉर देयर स्मूथ फंक्शनिंग, वो सारे जो है वो हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट में आ जाएंगे। और इंडिया के इंपोर्ट बास्केट में क्या आएगा, सो इंडिया के इंपोर्ट बास्केट में आएंगे जो फिनिश गुड्स हैं जो कि ब्रिटेन से मिल रहे थे वो, ठीक है। सो आई होप कि ये जो दोनों पॉइंट्स है ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल क्या होता था, ओके। देन as the monopoly power of India's export and import rested with Britain, so more than half of the India's trade was restricted to Britain and the remaining imports were directed towards China, Persia and Sri Lanka. अब देखो मोनोपोली पावर थी, मोनोपोली पावर इन द सेंस ऐसा था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया को कंट्रोल करके रखे थे, राइट। तो ब्रिटिशर्स की यहाँ पे मोनोपोली पावर तो थी ही, ब्रिटिशर्स जैसा चाहते थे वो वैसा करते थे, और ब्रिटिशर्स की जो डिफरेंट पॉलिसीज थी वो उन्हें बिल्कुल उनका साथ देती थी कि हाँ आप ऐसा कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को कंट्रोल करके रखा था, जो इंडिया का ट्रेड था उसे भी कंट्रोल करके रखा था, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसे, ठीक है। अब हाफ जो था, जो 100% अगर हमारा पूरा ट्रेड है तो उसमें से हाफ, दैट मीन्स 50% ट्रेड किसके साथ में किया जाता था, ब्रिटेन के साथ में। और उसमें क्या ट्रेड होता था कि इंडिया सप्लाई करती थी रॉ मटेरियल्स और ब्रिटेन सप्लाई करता था फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो ये जो था वो क्या था स्टूडेंट्स, 50% प्रपोर्शन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में, ब्रिटेन के साथ में। फिर जो बचा हुआ 50% है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो वो भी ब्रिटेन ने, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स ने डिफाइन करके रखा था कुछ
सिलेक्टेड कंट्रीज को कि सिर्फ और सिर्फ आप इनके साथ में जो है वो ट्रेड कर सकते हो। अपने मन के अकॉर्डिंग भी ये ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे कि हमें कोई और कंट्री में करना है तो कर लो, नहीं, अगर कोई और कंट्री में करोगे तो बहुत ही आई शुड से कोई और कंट्री में तो करने की परमिशन ही नहीं थी, ठीक है। तो जो फार्मर्स जो हमारे इंडियंस थे वो जो हैं ब्रिटेन पर डिपेंडेंट थे फॉर देयर फिनिश गुड्स, ठीक है। तो ट्रेड कैसा था इंडिया का ट्रेड था एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। The opening up of Suez Canal further intensified the monopoly power of the British over India's foreign trade. It led to the fast movement of goods from India to Britain and vice versa. अब इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो सुइस कनाल है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है जब हमने फॉरेन ट्रेड पढ़ा था, उस टॉपिक के अंदर हमने ये भी पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स ये क्या था, ये एक आर्टिफिशियल कनाल था, राइट, जो कि ब्रिटेन और किसे, इंडिया को डायरेक्टली लिंक करता था, ठीक है। जब तक ये नहीं था तब तक इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो ट्रेड था तो उन्हें बहुत ही बड़ा सर्कल लेके जाना पड़ता था, पूरा अफ्रीका जो है उसके बाद में उसको क्रॉस करके निकलना पड़ता था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप मान लीजिए हमारा ब्रिटेन था, यहाँ पे इंडिया थी और इधर था क्या हमारा अफ्रीका, ठीक है। तो बिफोर सुइस कनाल क्या था, पूरा इतना जो है सर्कल लेके जाना पड़ता था अगर कोई भी ट्रेडिंग करनी है तो। फिर जब सुइस कनाल बनाया तो क्या हुआ, यहाँ से डायरेक्ट जा सकते थे, ब्रिटेन से डायरेक्ट कहाँ, इंडिया पहुंच गए। अब देखो दोनों में डिफरेंस आ रहा था, बस ये जो पर्टिकुलर डिफरेंस है इसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रेडिंग थी वो और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, और ज्यादा वो क्या हो गई, मैग्नीफाई हो गई बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, ठीक है। तो जो सुइस कनाल था उसकी वजह से जो ब्रिटिश था और जो फॉरेन जो हमारा इंडिया था उनके ट्रेड में और ज़्यादा जो है मूवमेंट्स होने लगे, बिकॉज अब हम गुड्स को और ज़्यादा इजीली और जल्दी जो है इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करवा सकते थे, ठीक है। The surplus generated from the India's foreign trade was not invested in Indian economy. Rather, it was used for administrative and war purpose. This led to the drain of Indian wealth to Britain. ठीक है, अब ये चीज़ भी हमें पता है कि ये जो सरप्लस जनरेट किया जाता था इंडिया के फॉरेन ट्रेड से, वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए नहीं यूज़ किया जाता था, ठीक है। वो जो पर्टिकुलर सरप्लस है वो किस लिए यूज़ करते थे, ब्रिटिशर्स अपने काम के लिए यूज़ करते थे, ब्रिटिशर्स अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस थे वो पूरे करते थे, वॉर के जो एक्सपेंसेस थे वो पूरे करते थे, ठीक है। मतलब कि ब्रिटिशर्स सोलली उनकी इकोनॉमी के लिए वर्क कर रहे थे, हमारी इकोनॉमी के लिए वर्क नहीं कर रहे थे, ओके। सो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो इंडियन वेल्थ थी वो कहाँ चली गई, ब्रिटेन चली गई, ठीक है। सो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था हमारा वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो कैसा था। तो इंडिया का जो इंडिया का ट्रेड पूछा गया था, राइट। सो इंडिया का जो ट्रेड था स्टूडेंट्स वो मेनली कहाँ पर फोकस्ड था, वो मेनली ब्रिटेन में ही फोकस था, मतलब कि जो ब्रिटेन है और जो इंडिया है उनके बीच में ही ट्रेडिंग ज़्यादा चलती थी। इंडिया का ट्रेड बाकी कोई भी कंट्रीज से बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव मैनर या फिर बहुत ही हम बोल सकते हैं स्मॉल अमाउंट की होती थी, ओके। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये इसमें वही सारी चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने अपने टॉपिक फॉरेन ट्रेड में पढ़ी थी, एंड आई होप सो कि ये क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, ओके। देन आता है हमारा 16th एंड दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर NCERT, ओके। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं जल्दी से। वर देयर एनी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, डिस्कस। क्या कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे ब्रिटिशर्स के इंडिया पर? यस थे।
ये पर्टिकुलर लेक्चर भी या ये पर्टिकुलर टॉपिक भी हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस मेड बाय ब्रिटिशर्स, राइट। तो वही सारे जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस हैं वो हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्कस करने हैं। डिस्कस करने इन द सेंस व्हाट, यू नीड टू राइट ऑल द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस व्हिच ब्रिटिशर्स मेड, ठीक है। हाँ बिल्कुल हम मानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो आए, उन्होंने यहाँ पे रूल किया, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी थे, ठीक है। ये हमारी अच्छाइयाँ हैं कि हमने उनके अंदर क्या देखा, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा देख लिया, ठीक है, कि अच्छा ठीक है ब्रिटिशर्स आए तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी हुई एटलीस्ट, ठीक है। तो वो क्या थे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस, वो हम देख लेते हैं। So the following are positive contributions made by Britishers. Now students, जो positive contributions है ना, वो usually आप लोगों को किसके फॉर्म्स में दिखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म्स में दिखेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री में तो इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं इतना, राइट। इतना क्या, आई शुड से कि हमारी कंट्री दैट इज इंडिया में उस टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ ही नहीं करता था। रोड्स रेलवेज होती थी क्या, नहीं होती थी। लेकिन आज देखो वही रोड, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब कुछ कितना अच्छा है। ये बात अलग है कि ये सारा डेवलपमेंट इंडियंस ने ही किया, लेकिन ये ओरिजिनेट या ये स्टार्ट किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने किया था। किसी इंडियन के मन में तो नहीं आया कि ये सारी चीजें करनी है, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की थी। वो बात अलग है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के डेवलपमेंट को सोचकर ये सारी चीजें नहीं करी, ब्रिटिशर्स ने उनकी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उनके जो पूरे काम है वो पूरे हो जाएं, इसके लिए इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट किया था, लेकिन वो था तो पॉजिटिव हमारे लिए, राइट। तो वही सारी चीज जो है वो हमारे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में आएगी कि क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, क्या हुआ स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इंट्रोड्यूस की। आज के टाइम में देखिए रेलवेज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट। रेलवेज जो है स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा कॉस्टलियर भी नहीं है, तो वो हर एक पर्सन वो अफोर्ड कर सकता है। एटलीस्ट उसकी जो टिकट प्राइसेस होती है वो ऐसी रखी जाती है ताकि जो पुअर लोग हैं वो लोग भी उसे अफोर्ड कर सके। अब अगर मैं बोलूँ कि फ्लाइट से, दैट मीन्स हमारा एयर ट्रांसपोर्ट हर एक पर्सन तो अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर कॉस्टलियर, राइट। लेकिन रेलवेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स है ट्रांसपोर्टेशन का। हर एक पर्सन के पास में व्हीकल्स नहीं होते हैं कि वो बाय रोड ट्रैवल कर ले, लेकिन रेलवेज में क्या चाहिए, रेलवेज रन कर रही है हमारी गवर्नमेंट, वो तो एक ट्रेन है, उसमें जाकर बैठ जाओ, आपकी टिकट लो, जो भी है, तो वो आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा देती है, राइट। सो रेलवेज आर दी एसेंशियल थिंग इन आवर इकोनॉमी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज क्या है, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब हमें पता है ना स्टूडेंट्स क्या होता है। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट फॉर सेलिंग पर्पस, ठीक है। पहले ब्रिटिशर्स आए, उसके पहले जो हमारी कंट्री थी वो सिर्फ फूड क्रॉप का प्रोडक्शन करती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स आए उसके बाद में वो फूड क्रॉप के साथ साथ में कैश क्रॉप का भी प्रोडक्शन करना सीख गई, ठीक है। तो अब जो एग्रीकल्चर था उसमें कमर्शियलाइजेशन आया, न्यू प्रोडक्ट का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। ये एक अच्छी चीज थी। इसके कारण क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसके कारण हमारी जो कंट्री थी वो सेल्फ सफिशिएंट बन गई थी। सेल्फ सफिशिएंट क्यों, बिकॉज यहाँ पर हमारी कंट्री में हर एक काइंड ऑफ क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा था। अगर यहाँ पर सिर्फ फूड क्रॉप का प्रोडक्शन होता तो कैश क्रॉप के लिए क्या करना पड़ता, कहीं बाहर से जो है हमें कोई भी कंट्री से हमें वो इंपोर्ट करवाना पड़ता, राइट। लेकिन ये हमारे पास में खुद के पास में था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया क्या था, सेल्फ सफिशिएंट था। सो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, राइट। फिर आता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस्ड फ्री ट्रेड टू इंडिया। फ्री ट्रेड हुआ था इंडिया में, बिल्कुल। एक्सपोर्ट जो थे वो क्या थे,
फ्री ऑफ कॉस्ट थे। फिनिश गुड्स का जो वो एक्सपोर्ट करते थे वो क्या थे, वो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट थे, फ्री ऑफ टैक्स थे आई शुड से। कॉस्ट से मेरा मतलब टैक्स है, जो प्रोडक्ट की एमआरपी है वो तो ऑलरेडी वो तो आपसे चार्ज की ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो टैक्सेस हैं वो नहीं लिए जा रहे हैं। ये तो हुआ है जो इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, जो फिनिश गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, जो यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो भी क्या है स्टूडेंट्स, वो भी फ्री ऑफ टैक्स थे। तो ये क्या है, फ्री ट्रेड था इंडिया के साथ में, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वही चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बोली कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट इज अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ओके। ये जो सारे डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आई है ब्रिटिशर्स, वो अगर ब्रिटिशर्स रूल नहीं करते इंडिया पे तो पता नहीं कितने सालों में आती। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ कि रूल किया तो ये आ गई, रूल नहीं करते तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन अब जब उन्होंने इतने साल तक रूल किया तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव वो भी हमें देकर गए, ओके। प्रमोटेड वेस्टर्न कल्चर एंड रोल मॉडल, अब ऑब्वियस सी चीज है, ब्रिटिशर्स आए तो उनके साथ में उनका कल्चर भी तो आएगा थोड़ा बहुत। यहाँ पर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा क्या था, ट्रेडिशनल कल्चर चलता था, लेकिन आज की डेट में देखो वेस्टर्न कल्चर एंड इंडियन कल्चर बराबर चलते हैं, जहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो वैसे सब कुछ वर्क करता है। हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन कल्चर पर भी नहीं रह सकते हैं और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर पर नहीं रह सकते। तो इंडिया में हमें बहुत ही प्यारा सा ब्लेंड मिलता है वेस्टर्न और इंडियन कल्चर का, राइट। तो वेस्टर्न कल्चर कौन लेकर आए, ब्रिटिशर्स लेकर आए। ब्रिटिशर्स रोल मॉडल बने, हर एक सेंस में रोल मॉडल कैसे बने स्टूडेंट्स, तो देखो उनके रहना सहना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें आई हमारे पास में, ठीक है। वो उनका जो एजुकेशन सिस्टम था, या फिर हम बोलें कि उनकी जो लिटरेसी लेवल थी वो देखी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनसे भी हम लोगों ने क्या किया, सीखा। और सिर्फ उन्हीं से नहीं, उनके कारण हमने बाकी कंट्रीज में भी क्या किया, पूरा ऑब्जर्वेशन किया, देखा गया कि क्या चीज़ कैसे चल रही है और उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री के रूल्स लॉज फ्रेम किए गए, ओके। तो ये कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस थे ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन इंडिया, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी, एंड ये जो हमारे सारे क्वेश्चंस थे वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो हमारा चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। बहुत ही इजी सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था, एंड आई होप कि आप लोगों को भी इंटरेस्ट आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है, आप लोगों को पता है क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद द ओवरव्यू ऑफ आवर सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर कौन सा है वैसे, इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद में क्या चीज़ें हुई। इंडिपेंडेंस कब हुआ था, 1947 में, और हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे उसमें हमारी जो ईयर है वो कौन सी है, 1950 to 1990, राइट। तो उस टाइम पीरियड में इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी वो हम देखने वाले हैं। आई होप कि फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद आवर सेकेंड चैप्टर के ओवरव्यू के साथ में, ओके। ओवरव्यू में समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में। थैंक यू।